हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 11। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कोई चार्जेस रेस्ट में है तो उनके कारण क्या फील्ड क्रिएट होगी, क्या फोर्स मिलेगा, वो देखना है हमें इस टॉपिक में। सबसे पहले चार्ज क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट मैटर की एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स कोई भी चार्ज एक्सपीरियंस कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी कॉल्ड एज चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये जो डेफिनेशन है आपके सिलेबस से रिड्यूस की गई है, फिर भी इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट अनलाइक चार्जेस। मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। एंड देयर इज रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो उनके बीच में रिपल्शन होगा। सो लाइक चार्जेस repel and unlike charges attracts। ठीक है, आगे बढ़ते। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। पहली प्रॉपर्टी चार्ज की कि चार्ज को क्या क्या कौन सी प्रॉपर्टी? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, मतलब वी कैन ऐड चार्ज। कैसे ऐड कर सकते हैं? बाय सिंपल अलजेब्रा। बाय सिंपल अलजेब्रा हम लोग चार्ज को ऐड कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास चार्जेस है 1 कूलम, 2 कूलम, -1 कूलम एंड 4 कूलम, तो नेट चार्ज ऑफ सिस्टम मिलेगा। एडिशन करेंगे हम लोग सीधा, प्लस है तो प्लस लो एंड माइनस है तो माइनस लो विथ साइन। सो 1 + 2 कूलम प्लस -1 कूलम प्लस 4 कूलम, ये हो जाएगा 1 + 2 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4। सो ये 1 से 1 कैंसल, ये आया 6 कूलम का चार्ज। सो नेट चार्ज मिला हमें बाय सिंपल एडिशन। सिंपल अलजेब्रा हमने यहाँ पे अप्लाई किया और हमें एडिशन मिल गई चार्ज की। सो दिस इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ध्यान ये रखना है, चार्ज प्लस है तो प्लस लो और अगर चार्ज माइनस है तो एज इट इज माइनस लो, बिकॉज चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज हैज नो डायरेक्शन। आगे सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। हमारे पास एटम, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन को लूज करने के कारण ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के कारण ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। अब हो गया क्या? इनिशियली जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, ये हमें पता है। एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट एक एक करके इलेक्ट्रॉन यहाँ से 1 से 2 पर ट्रांसफर हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? एक सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम के अंदर वाला पार्टिकल। तो वो पार्टिकल पूरा का पूरा एक ट्रांसफर होगा, नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, नहीं तो 3, नहीं तो 4, नहीं तो कुछ भी नहीं। मतलब आधा अधूरा इलेक्ट्रॉन, कट छट करके इलेक्ट्रॉन टूट गया और आधा ट्रांसफर हुआ, आधा बच गया, या 1.5 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ट्रांसफर नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पूरा का पूरा पार्टिकल ट्रांसफर हो सकता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं चार्ज की। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव, उतना ही चार्ज होता है प्रोटॉन पर, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इलेक्ट्रॉन के लिए -1.6 एंड प्रोटॉन के लिए +1.6। अब ये दोनों वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए चार्ज एंड प्रोटॉन ऑन इलेक्ट्रॉन हम लोग एक सिंबल ले लेते हैं स्मॉल e। सो स्मॉल e इज नथिंग बट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, 1.6, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के पास e इतना चार्ज है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो टोटल चार्ज e प्लस e 2e चला जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो e प्लस e 3 इतना चार्ज ट्रांसफर होगा। मतलब जो चार्ज ट्रांसफर हो सकता है पॉजिटिव या निगेटिव वो ±1e होगा, ±2e होगा, नहीं तो ±3 होगा, नहीं तो ±ne होगा। मतलब चार्ज e के मल्टीपल में ट्रांसफर हो सकता है, अदरवाइज नहीं। अब प्लस माइनस क्यों लिया, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जाने के बाद +1 प्लस चार्ज मिलेगा, सो प्लस e यहाँ से गया और यहाँ पे -e आ गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ पे +2e चार्ज गया और यहाँ पे -2e चार्ज इतना आया। बात एक ही है, मतलब कि पूरा का पूरा इस फॉर्म में ही चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सपोज आई आस्क कि मिनिमम चार्ज कितना एग्जिस्ट कर सकता है, मिनिमम चार्ज कितना एग्जिस्ट कर सकता है, कम से कम कितना चार्ज किसी बॉडी पर एग्जिस्ट कर सकता है, तो सबसे कम क्या है 1e, मतलब E इतना चार्ज, मतलब कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इतना चार्ज मिनिमम बॉडी पर ऑब्जेक्ट पर एग्जिस्ट कर सकता है, एंड दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखो यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू Ne, वेयर Q इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, N इज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कितने प्रोटॉन या कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर कितने ट्रांसफर हुए, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 2 हुआ, तो वो स्मॉल n, एंड E मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, फाइंड द चार्ज ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स के कारण कितना चार्ज फ्लो होगा, कितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा, सॉरी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल्स टू Ne। व्हाट इज N, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, कितने बोल रहे हो 10, सो N की वैल्यू 10 इलेक्ट्रॉन्स, एंड E बोला मैंने अभी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखो 10 मतलब जितने जीरो उतनी पावर, सो 10 मतलब 10⁻1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये पावर -19 में से एक पावर गई, कितने हुए 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। सो 10 इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज आएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। अगर यही क्वेश्चन में प्रोटॉन के लिए पूछूं तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन के लिए प्लस, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस। सेम कैसे आया, क्योंकि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर उतना ही प्रोटॉन पर, इसलिए दोनों को सेम सिंबल हमने दे रखा है E पहले से ही। ठीक है, सो ये है फॉर्मूला, एप्लीकेशन यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी कि चार्ज कैन बी conserved, conservation of charge. Charge cannot be created nor be destroyed of isolated system, it remains conserved. For example, हमारे पास एक isolated system है, isolated system मतलब जो बाहर से सराउंडिंग से कोई भी मास या एनर्जी का एक्सचेंज नहीं कर रही है।
आइसोलेटेड सिस्टम, यहाँ पे एक चार्ज था 1 कूलम का, फिर 2 कूलम का एंड -1 कूलम का। अब इसका नेट चार्ज बोलो इनिशियली कितना है, 1 + 2, माइनस है तो माइनस लो, प्लस और -1, ये 1 से 1 कैंसिल, आया 2 कूलम। सो नेट चार्ज कितना, 2 कूलम। अगर इस सिस्टम पर कुछ वर्क होता है, कुछ प्रोसेस होती है और थोड़ी देर के बाद न्यूक्लियर रिएक्शन एक एग्जांपल है यहाँ पे, प्रोटॉन्स का न्यूट्रॉन्स में कन्वर्जन, न्यूट्रॉन्स का प्रोटॉन्स में कन्वर्जन। तो यहाँ पे अगर सपोज हमारे पास चार्ज है यहाँ पे 2 कूलम का एंड यहाँ पे -2 कूलम का, तो ये चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, पार्टिकल्स कन्वर्ट हुए एक दूसरे में, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स में, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स में, ऐसे कुछ प्रोसेस हो गई, बट सिस्टम वही है, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो इसका पहले नेट चार्ज कितना था, 2 कूलम। अब आफ्टर भी नेट चार्ज कितना आना चाहिए, 2 कूलम, क्योंकि चार्ज इज कंजर्व्ड, हमेशा जितने का उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पे इसकी टोटल करो, Q नेट इज इक्वल्स टू 2 प्लस ऑफ -2 प्लस ये तीसरा चार्ज नहीं पता उसको x बोल दो। नेट चार्ज कितना आना चाहिए सिस्टम का, 2 कूलम। सो 2 इज इक्वल्स टू 2 - 2 प्लस x, 2 से 2 कैंसल, तो x की वैल्यू आई 2 कूलम। मतलब डेफिनेटली ये जो चार्ज होगा कितने कूलम का होगा, 2 कूलम का। ऑब्वियसली देखो ना, 2 से 2 कूलम कैंसिल, बचेगा कितना, 2 कूलम। सो बिफोर एंड आफ्टर कंजर्वेशन चार्ज सेम रहा आइसोलेटेड सिस्टम का, ठीक है। सो इस तरीके से चार्ज कैन बी कंजर्व्ड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, सो फोर्स बिटवीन द चार्जेस। प्रॉपर्टीज तो देख ली कि चार्ज कैन बी ऐड, चार्ज को हम लोग एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज को हम लोग ऐड कर सकते हैं। फिर चार्ज का सेकेंड प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखना है, दैट इज फोर्स बिटवीन चार्ज। क्या होता है जब कोई 2 चार्जेस हो, जैसे कि कोई पॉजिटिव चार्ज है और कोई नेगेटिव चार्ज, अभी अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। कौन सा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स, सेम चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स रहेगा, ठीक है। बट वो फोर्स कितना है, क्या है, वो मिलता है हमें अगर 2 चार्ज के सराउंडिंग में एग्जिस्ट होने के बाद उनके बीच में कितना फोर्स होता है, वो फोर्स हमें दिया साइंटिस्ट कूलम्ब्स ने। उन्होंने हमें ये फोर्स कितना होता है, ये इसका स्टेटमेंट हमें दिया यहाँ पे, और सबको पता है दैट इज कूलम्स लॉ is a fundamental law governing the interaction between charges at rest. Interaction between charges, 2 चार्ज के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, क्या कौन सा फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, वो दिया हमें कूलम्स लॉ ने। सो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, एंड that force is inversely proportional to square of distance between them. 2 चार्ज है Q1 Q2, उनके बीच में डिस्टेंस R है। Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, Q2 Q1 पर लगाएगा अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। यहाँ पे प्लस प्लस लाइक चार्जेस है तो रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन मिलेगा। सो लाइक चार्जेस रिपेल। अब हम लोग इसको एक साथ कर देते हैं। सो F इक्वल्स टू F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगाना है तो हम लोग ऐड करेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी स्मॉल k एंड Q1 Q2 अपॉन R²। अब बहुत ध्यान से यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, गड़बड़ होती है, k क्या है, क्योंकि k एक डाइलेक्ट्रिक सिंबल भी होता है, बट दिस इज नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी।
प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग होगा। एंड इस k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम एयर या वैक्यूम है तो, कोई दूसरा मीडियम हो तो उसके लिए k की वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस और एयर, एंड एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ एनी अदर मीडियम, ठीक है। मतलब यहाँ पे मीडियम की परमिटिविटी की बात कर रहे हैं कि मीडियम कितना अलाउ करता है। मतलब ये फोर्स डिपेंड करता है कि हमने चार्जेस को किस मीडियम में रखा है। किस तरीके से डिपेंड करता है आगे देखना है। ये स्टेटमेंट ले लिया हमने। देखो F वैक्यूम अगर हमें निकालना है, वैक्यूम में फोर्स कितना है, तो हम लग लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। और किसी भी मीडियम का हम लोग इन्हीं दो चार्जेस को हमने किसी दूसरे मीडियम में रख दिया तो वहां पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 by R square। अब हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा F वैक्यूम अपॉन F मीडियम, Q1 Q2 कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल। हमने ये मान के चला है कि दो चार्जेस सेम डिस्टेंस पर है, सिर्फ मीडियम चेंज हुआ है, बट उनके बीच का डिस्टेंस और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। तो क्या कैंसिल होगा आगे, तो ये हो जाएगा F वैक्यूम अपॉन F मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये डिवीजन में इनटू करेंगे तो उल्टा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन बाय 1। ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, हमारे पास आया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये रेशो हमें मिला। क्या मिला, F वैक्यूम अपॉन F मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो दैट रेशो, अभी जो रेशो मिला, क्या रेशो मिला, F वैक्यूम अपॉन F मीडियम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाँ, अब ध्यान दो, यहाँ पे हमने जो इनिशियल स्टेटमेंट में फोर्स का फॉर्मूला लिखा था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो ये K अलग है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। एंड फिर हमने इस K की वैल्यू मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ली वैक्यूम के लिए, और दूसरे मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन ली। तब जाके इनका जो रेशो किया तो ये रेशो F वैक्यूम अपॉन F मीडियम मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू रेशो ऑफ टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसको बोला रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब यहाँ का K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वो अलग, और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये जो K है ये अलग। सो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसी को रिलेटिव परमिएबिलिटी भी बोलते हैं। रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। तो ये थी रिलेटिव परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो सिंपल से याद रखना, रेशो ऑफ F वैक्यूम टू F मीडियम या तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी।
एग्जाम्पल, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ वाटर इज गिवन 80। वाटर की रिलेटिव परमिएबिलिटी हमें दी 80, मतलब एप्सिलॉन वाटर टू एप्सिलॉन नॉट इज गिवन एज 80, हमें 80 दे रखा है। तो देखते हैं फोर्स क्या होगा। तो फिर से F वैक्यूम अपॉन F मीडियम, सो दैट इज F वैक्यूम, और यहाँ पे F मीडियम कौन सा लिया हमने, वाटर, इज इक्वल्स टू रेशो क्या, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल्स टू रिलेटिव परमिएबिलिटी, और वो कितनी दे रखी, 80 आ गया। मतलब F वैक्यूम हो जाएगा 80 इंटू F वाटर, इधर जाके ऊपर, नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं F वाटर फोर्स इन वाटर मीडियम इज इक्वल्स टू F वैक्यूम अपॉन 80। इसका क्या मीनिंग है, मतलब किसी दूसरे मीडियम में चार्जेस को रखने के कारण उसका जो फोर्स था, उन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स था, वो परमिएबिलिटी के, रिलेटिव परमिएबिलिटी के टाइम्स डिक्रीज हुआ। तो मीडियम, दूसरे मीडियम के आने के कारण दो चार्ज के बीच का स्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस होता है, कम होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरे मीडियम के कारण फिर मैक्सिमम फोर्स कहाँ मिलेगा हमें, वैक्यूम या फ्री स्पेस में। अब आगे बढ़ते हैं, अभी देखने डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज फ्रॉम कूलम्स लॉ। डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना हो, 1, यूनिट का मतलब 1 मैग्नीट्यूड। अब कूलम्स लॉ क्या बोलता है, F ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से आ गया बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं। अरे ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, बस वहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के है, तो वहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट आ जाता है, इसलिए वो गलती से आ गया। अब देखो जरा क्या बात कर रहे थे हम लोग। सो सपोज देयर आर टू चार्जेस Q1 and Q2 placed at distance 1 मीटर। कितने डिस्टेंस पर रखा हमने उनको, 1 मीटर पर रखा। और कौन से चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, यूनिट चार्ज, मतलब जिनका मैग्नीट्यूड यूनिट 1 कूलम होगा, 1 कूलम। तो लगाओ जरा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, कूलम्स फोर्स मिलेगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज K की वैल्यू, अगर वैक्यूम है मीडियम तो K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज 1, सेकेंड चार्ज का मैग्नीट्यूड भी 1 कूलम, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो आंसर आएगा 9 इंटू 10⁻⁹। फोर्स मेजर कर रहे हैं इसलिए यूनिट न्यूटन। मतलब कितना फोर्स मिला हमें, 9 इंटू 10⁻⁹। ये बात करना हम लोग भूल गए थे। देखो जो K की वैल्यू की बात कर रहे थे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर एयर और वैक्यूम, इसकी वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू लर्न करो। जनरली सभी फोर्सेस हम लोग वैक्यूम या एयर में निकालते हैं, फ्री स्पेस में, और अगर कोई दूसरा मीडियम हो तो उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिटिविटी हमको दी जाती है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 इंटू 10⁻⁹। तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी, तो फोर्स कितना आया, 9 इंटू 10⁻⁹। मतलब 1 कूलम चार्ज को 1 मीटर डिस्टेंस पर रखने से उनके बीच का फोर्स 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। मतलब ये फोर्स कितना है, 9 पे 9 टाइम्स 0। बाप रे,
इतना ट्रिमेंडस, इतना ज़्यादा फोर्स प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। सो इतना फोर्स अगर 1 कूलम चार्ज 1 मीटर पर रखते हैं तो इतना फोर्स हमें मिलेगा, और ये बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस फोर्स हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स पॉजिटिव आया है, इसका मतलब क्या, अभी देखो 1 कूलम, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, लाइक चार्जेस रिपेल, तो इनके बीच में रिपल्शन होगा, और यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स आया। कौन सा फोर्स आया? रिपल्सिव फोर्स। तो यही है आइडेंटिटी, रिपल्सिव फोर्स पॉजिटिव आएगा एंड अट्रैक्टिव फोर्स निगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या, अगर आपका फोर्स निगेटिव आया मतलब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और आपका फोर्स पॉजिटिव आया मतलब वो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ठीक है। ओके, पॉजिटिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, निगेटिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, फिर चाहे वो कोई भी चार्जेस हो। आगे बढ़ते हैं। हाँ, डेफिनेशन तो रही गई। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम? तो डेफिनेशन यही है, अगर 1 कूलम चार्ज को 1 मीटर दूरी पर रखते हैं तो उनके कारण जो फोर्स मिलता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। सो अगर चार्ज को 1 मीटर दूरी पर रखने के कारण फोर्स अगर 9 × 10⁻⁹ मिला तो वो उस चार्ज को बोला जाता है यूनिट चार्ज, ठीक है। 1 मीटर डिस्टेंस पर रखने पर, चार्जेस को 1 मीटर डिस्टेंस रखने पर फोर्स अगर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन आया तो वो चार्ज होते हैं यूनिट चार्ज, एंड दिस इज डेफिनेशन विच केम फ्रॉम कूलम्स लॉ, ठीक है। आगे, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। लेट्स से हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, बहुत सारे चार्जेस हैं। अब सभी चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है। ये पहला चार्ज, ये दूसरा चार्ज, ये तीसरा चार्ज, Q1, Q2, Q3, ठीक है। ये चौथा चार्ज यहाँ पे ले लिया Q4। अभी देखो, ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, ये दोनों Q1, Q2 एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, ये दोनों सब एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, बट किसी दोनों के बीच का फोर्स दूसरे चार्ज के कारण अफेक्ट नहीं होता। मतलब क्या? मतलब Q1, Q2 के बीच का फोर्स Q3 के आने से या Q4 के आने से, या कोई भी जमाने भर के चार्ज लाके यहाँ पे रख दो, पोता भर के चार्ज यहाँ पे लाके रख दो, बहुत सारे चार्ज यहाँ पे लाके रख दो, लेकिन इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो बदलने वाला नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट कोई भी दो चार्जेस के बीच का फोर्स किसी तीसरे के आने के कारण चेंज नहीं होता। ऐसे कैसे मैडम? प्रूफ करो। देखो यहाँ पे, अब फोर्स की डेफिनेशन क्या है बच्चों? कि Q1 Q2 अपॉन R²। मतलब जब हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो बस मीडियम मैटर करेगा, मीडियम तो वही है। दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, उन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है वो तो नहीं बदल रहा है। तीसरा, उनके बीच का डिस्टेंस। अब तीसरा या चौथा या पांचवा कोई भी चार्ज आने के कारण ना तो उनका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, ना तो उनके बीच का डिस्टेंस बदल रहा है, मीडियम भी वही है, इसलिए फोर्स भी वही रहेगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइन, कि किसी तीसरे चौथे पांचवें चार्ज के आने के कारण किसी भी दो चार्ज के बीच का फोर्स चेंज नहीं होता, सेम रहता है। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात कर रहे थे हम लोग। यहाँ पे सपोज फिर से बहुत सारे चार्जेस हैं, किसी एक चार्ज पर हमें नेट फोर्स निकालना है। लेट्स से हमें Q2 पर नेट फोर्स निकालना है। अब Q2 पर कितने फोर्सेस लगेंगे? Q3 एक अपना फोर्स लगाएगा, Q4 एक अपना फोर्स लगाएगा, Q5 एक अपना फोर्स लगाएगा, और Q1 भी एक अपना फोर्स लगाएगा। मतलब इस Q2 चार्ज पर Q1 भी फोर्स लगाएगा, Q2 भी फोर्स लगाएगा, Q4 भी फोर्स लगाएगा,
एंड Q5 भी फोर्स लगाएगा। अब रिपेल क्यों करेगा? क्योंकि लाइक चार्जेस, रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। मतलब एक बेचारे सिंगल चार्ज पर कितने लोग फोर्स लगा रहे हैं, कितने चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं? 4 चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं। इनके बीच का फोर्स F1, इनके बीच का फोर्स F2, इनके बीच का F3, इनके बीच का F5, ये F4। सो मतलब जितने उसके आजू बाजू चार्ज होंगे वो सभी उस पर फोर्स लगाएंगे, तो हमें निकालना पड़ेगा नेट फोर्स। क्या निकालना पड़ेगा? नेट फोर्स। नेट मतलब टोटल फोर्स, और वो टोटल फोर्स क्या निकालना है? टोटल फोर्स। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को सिंपल अलजेब्रा से ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हमें वेक्टर एडिशन करनी पड़ेगी। जितने भी फोर्सेस है उतने ही। सो यही बोल रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर बहुत सारे, हमें नहीं पता कितने, आर इंटरैक्टिंग, एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट मतलब नेट फोर्स, टोटल फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज, किसी एक आधे चार्ज पर, पर्टिकुलर मतलब ए पर्टिकुलर मतलब एक आधे चार्ज पर, एक चार्ज पर, इज गिवन बाय द वेक्टर सम। दिस इज इंपॉर्टेंट। कैसे मिलता है हमें? वेक्टर सम, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल चार्ज, मतलब सब पहले हमें सब फोर्सेस निकालने पड़ेंगे जितने भी चार्जेस हैं, और फिर सब फोर्स निकालने के बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर यूज करके हमें उनका टोटल फोर्स निकालना होगा। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बस ये ध्यान रखना, किसी भी दो चार्ज के बीच का फोर्स किसी तीसरे चौथे, किसी भी कितने भी चार्जेस आने दो, उनके कारण कोई फर्क अफेक्ट नहीं होता। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें देखनी इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? अब हमारे पास एक चार्ज है प्लस Q नाम का, पॉजिटिव चार्ज, उसके अराउंड सर्कल में हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई है R डिस्टेंस पर। वो फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब स्पेस अराउंड द चार्ज। इस चार्ज के आजू बाजू एक जो स्पेस क्रिएट है, अगर उस स्पेस में मैं किसी तीसरे चार्ज को लाके रखूं, इसको बोला हमने टेस्ट चार्ज। हम टेस्ट कर रहे हैं कि क्या फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है। मान लो हमने इस चार्ज को उठा के यहाँ पे ऐसे ला लिया, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये इसको करेगा रिपेल, मतलब यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स उस पर लगेगा। मान लो हमने एक माइनस Q चार्ज लाके रखा, तो ये इसको करेगा अट्रैक्ट, मतलब इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। मतलब चार्ज के आजू बाजू एक चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट था, उस चार्ज के आजू बाजू हमने किसी दूसरे या तीसरे चार्ज को लाके रखा, तो वो उनके बीच में फोर्स एक्सपीरियंस होगा, फोर्स क्रिएट होगा। एंड जिस स्पेस में, स्पेस अराउंड दिस चार्ज, जिस स्पेस में ये होता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये फील्ड कहाँ तक जाती है? फील्ड जाती है इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट पे जाके फील्ड खत्म होती है। ठीक है, अब ये फील्ड डिपेंड करती है डिस्टेंस पर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया मैडम? अभी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द स्पेस अराउंड चार्ज इन विच अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। चार्ज के आजू बाजू सराउंडिंग में ऐसी जगह जिस जगह में दूसरा चार्ज रखे हुए चार्ज के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करता है, या तो अट्रैक्टिव नहीं तो रिपल्सिव। फैन का एग्जांपल ले सकते हो। फैन अगर शुरू है, फैन के बीच में नज़दीक जाके खड़े हुए हमें ज़्यादा हवा लगती है, फैन से दूर होते गए दूर होते गए दूर, हवा कम कम लगनी शुरू हो जाती है। ठीक है, सो सेम लाइक कि फैन की हवा वैसी चार्ज की हवा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज भी हवा करता है। ठीक है, तो अभी देखो एक मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी ये भी दी जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू ई बार इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज। अभी बोला ना फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, पर मतलब डिवीजन। अभी देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अभी हमारे लिए Q1 पहला चार्ज है, ये है Q1, टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लाके रखा स्मॉल q, तो ये हो गया Q2। मतलब हमारे लिए Q1 कैपिटल Q है और Q2 स्मॉल q है, तो हम लोग इसमें रख देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी K Q1 पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम आर स्क्वायर। अभी ये फोर्स है अपॉन q, सो अपॉन q, यहाँ पे Q2 जो चार्ज लाके रखा। अब ये q से q कैंसिल, कैसे हुआ मैडम? अरे ये डिवीजन में है, डिवीजन में इसको डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब 1, सो डिवीजन में q बाय 1, तो इनटू में 1 बाय q, और q से q फिर कैंसिल। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बची, इलेक्ट्रिक फील्ड आई हमारे पास E इज इक्वल्स टू, देखो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है, कौन सा चार्ज हवा कर रहा है? तो ये प्लस क्यू चार्ज, तो वही तो आया फॉर्मूले में। तो जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उसी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड पर हमने बार दे दिया, दिस इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यूनिट क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? देखो फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम। यूनिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम फॉर्मूला, फॉर्मूले से यूनिट्स आते हैं। तो पहला फॉर्मूला F अपॉन क्यू एंड दूसरा फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, जैसे फैन की हवा भी डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। डिस्टेंस कम, फैन के नज़दीक तो हवा ज़्यादा, फैन से दूर डिस्टेंस ज़्यादा तो हवा कम। सिमिलरली चार्ज के नज़दीक तो फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, और चार्ज से दूर जाएंगे तो वो फोर्स कम कम होते जाएगा। मतलब डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। ये है इन्वर्स रिलेशन। सो अगर ग्राफ देखे इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड डिस्टेंस का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस का, सिमिलरली फोर्स भी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी डिस्टेंस के स्क्वायर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ आएगा लाइक दिस। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा वाई एक्सिस पर, तो उसी पॉइंट पर डिस्टेंस की वैल्यू कम, मतलब डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा, और डिस्टेंस ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कम। इन्वर्स रिलेशन, ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड। मैम आप बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। आगे देखो तो किस एंगल से इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके लिए देखना होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, इमेजिनरी लाइंस हम लोग कंसीडर करते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है एंड निगेटिव चार्ज पर खत्म होती है। सो द लाइंस which starts from positive charge and ends on negative charge, and उस लाइन के along अगर कोई मैं पॉजिटिव चार्ज रखूँ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूँ, मान लो हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, तो वो इस लाइन के along मूव होगा। प्लस है रिपेल होगा, तो इस लाइन के along रिपेल होगा ये प्लस क्यू चार्ज, और ये यहाँ पे आया तो प्लस क्यू इस माइनस के साथ अट्रैक्ट होगा, तो वो इसी लाइन से अट्रैक्ट होगा। मतलब ये ऐसी लाइंस है जो हमें पाथ देती हैं। क्या देती है? पाथ, रास्ता। किसका? यूनिट पॉजिटिव चार्ज का। सो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस पाथ से, जिस रास्ते से मूव होता है
उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। एंड दीज लाइंस आर इमेजिनरी, एक्चुअल में प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती, बट हमारे कैलकुलेशन के लिए, स्टडी के लिए हमने इमेजिनरी लाइंस हमने ये कंसीडर की है। सो पॉजिटिव लाइंस, पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ओरिजिनिंग होती है एंड नेगेटिव चार्ज पर लाइंस खत्म होती हैं। इसका मतलब डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से निकलकर निगेटिव पर, पॉजिटिव से स्टार्ट, नेगेटिव चार्ज पर एंड, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और यही है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव पे खत्म हो रही है, खत्म हो रही है, खत्म, वापस पॉजिटिव पे नहीं आ रही, मतलब ये घूम फिर के वापस प्लस पे नहीं आ रही, मतलब ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर रही। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती, क्योंकि वो वापस घूम फिर के पॉजिटिव पे नहीं आती, नेगेटिव पर ही खत्म हो जाती। अब यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा है, दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में लाइन स्ट्रेच हो सकती है, तो इनके बीच में रिपल्शन दिख रहा है आपको, लाइंस एक दूसरे से दूर जा रही है। अब ये जो पाथ हमें मिला, किसी भी पाथ पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ढूंढनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय ट्रांजेंट। मतलब अगर यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ढूंढनी है तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी, यहाँ पे ढूंढनी है तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, यहाँ पे ढूंढनी है तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी। मतलब हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है, यहाँ पे ऐसे ऊपर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे ऐसे नीचे। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थी उसको हमने टेंजेंट 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 ड्रॉ किया तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिली उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। सो अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को, इन सभी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होगी, बस किधर पॉजिटिव, इधर है पॉजिटिव, इधर है, इधर नेगेटिव है, या फिर इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, किधर है, तो वो डायरेक्शन मिलेगी हमें टेंजेंट से। ठीक है, अब आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। समझ में आया? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक इमेजिनरी लाइंस है, जिस लाइंस के अलोंग, जिस लाइन पर से यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव होता है। ठीक है, अब देखो, द लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव, पॉजिटिव से निकलती है एंड निगेटिव पे खत्म होती है। हाँ, ये बात हमने देख ली। आगे, द लाइंस ऑफ फोर्स नीदर इंटरसेक्ट्स और मीट ईच अदर। वो दो लाइंस कभी एक दूसरे को मीट नहीं करती या इंटरसेक्ट भी नहीं करती। मान लो अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर दिया दोनों ने एक दूसरे को, मतलब ये पॉइंट मिला। अब इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ढूंढनी है तो क्या ड्रॉ करें? अभी बोला टेंजेंट ड्रॉ करो। ठीक है, तो एक लाइन के लिए एक टेंजेंट, दूसरी लाइन के लिए दूसरी टेंजेंट, मतलब सिंगल पॉइंट के लिए दो टेंजेंट। मतलब ये बोलेगा इधर डायरेक्शन, ये बोलेगा इधर डायरेक्शन। एक ही पॉइंट में दो डायरेक्शन पॉसिबल है? नहीं। इसीलिए ये दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती या इंटरसेक्ट भी नहीं करती। द लाइंस ऑफ फोर्स लीव और टर्मिनेट ऑन कंडक्टर नॉर्मली। कंडक्टर है हमारे पास जो कि करंट को कंडक्ट करता है, तो उस पर ये लाइंस नॉर्मली, ये लाइंस नॉर्मली टर्मिनेट होती है, निकलती है। सपोज दिस इज कंडक्टर, तो इस पर ये लाइंस परपेंडिकुलरली एंड होगी या इसमें से लाइंस परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट होगी, बाहर आएगी। ओनली नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली। ये ऐसे लाइंस बाहर आए या फिर ऐसी लाइन अंदर जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओनली परपेंडिकुलर। द लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर लाइंस नहीं जाती। अब इसका मतलब क्या? इसके लिए भी एक कंडीशन है, अगर चार्जेस रेस्ट में है, मतलब कौन सी कंडीशन? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो।
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0। ऐसे कैसे? यहाँ के अंदर के चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये कंडक्टर है। अब इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट में है, मैम रेस्ट में कैसे? इलेक्ट्रॉन तो रैंडम मोशन में होते हैं। हाँ, रैंडम मोशन में होते हैं, बट एक डायरेक्शन में थोड़ी मूव होते हैं, ठीक है? तो वो एक स्टैटिक इफेक्ट देंगे। तो अगर ये रैंडम मोशन में है, मतलब तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ऑब्वियसली 0। बट अगर हमने इनकी एक ही डायरेक्शन मान ली और अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं कंसिडर की, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं एक डायरेक्शन में। अब ये आपको ऐसे गया होगा मैंने जो बात की हो, इतना दिमाग मत लगाओ, कोई बात नहीं, समझ लो बस। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पर, मतलब चार्जेस अगर रुके हुए हैं, रेस्ट में हैं, तो कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होती है, फील्ड 0 होती है, ठीक है? ओके, अब आगे नेक्स्ट, magnitude of electric field intensity is proportional to number of lines. Electric field, magnitude of electric field intensity is proportional to number of lines force per unit area. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और एक फॉर्मूला बन सकता है, नंबर ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है? इस पर से आगे फ्लक्स बनेगा। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्राउडेड इन अ रीजन वेयर, अभी देखो इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मिलेगी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे लाइंस क्राउडेड है, नजदीक है, और यहाँ पे लाइंस दूर दूर है, रेयर है। तो जहाँ पे लाइंस क्राउडेड रहेगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा, जहाँ पे रेयर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम। The lines of force of uniform electric field parallel to each other at equally speeds. मतलब हमारे पास कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब हर एक पॉइंट पर यहाँ 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 उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। तो इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगी? पैरेलल लाइन से, एंड जो इक्वली स्पेस्ड है, मतलब किन्हीं दो लाइंस के बीच का गैप सेम है। तो दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस। इसका मतलब क्या? देखो, अगर 2 कूलम का चार्ज एक और एक कूलम का चार्ज हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो 2 कूलम के आजू बाजू अगर 4 लाइंस हमने शो की, तो 2 का आधा कितना? 1। 2 के लिए कितनी लाइंस ड्रॉ की? 4। तो 1 के लिए कितनी? 2 का आधा 1, 4 लाइंस के आधे 2 लाइंस, तो 1 कूलम के लिए ये 2 लाइंस मिलेंगी। जितनी ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्स उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड, जितनी कम लाइंस उतना कम मैग्नीट्यूड। सो यही है एक प्रॉपर्टी, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस। आगे लास्ट पॉइंट विच इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक्चुअली दिस पॉइंट इज रिड्यूस फ्रॉम योर सिलेबस। इस लास्ट पॉइंट को, आखिरी वाले पॉइंट को आपके सिलेबस से रिड्यूस किया है, फिर भी हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट द नंबर ऑफ लाइंस विच आर पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द गिवन एरिया। मतलब क्या? अब ये डेफिनेशन से किसी भी सरफेस में से कितने लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो रहे हैं उसको बोलते हैं फ्लक्स। 3 लाइंस फ्लक्स 3, ठीक है? तो इसमें एरिया वेक्टर भी देखना है। फ्लक्स इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट से कॉस थीटा आता है, सो ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है? और डॉट प्रोडक्ट से आने वाला आंसर हमेशा स्केलर होता है। तो फ्लक्स भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से आया है।
तो ये इसमें बहुत सारी वगैरह वगैरह एरिया वेक्टर, जो एरिया को परपेंडिकुलर, ये सब इसमें होता है, बट ये आपके सिलेबस में फिलहाल के लिए रिड्यूस किया है। तो ये था पूरा रिवीजन ऑफ क्लास 11th का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।